जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा इस वीडियो में पत्रकार, लेखक, नाटककार, यायावर, आंदोलनकारी से लेकर संपूर्ण गांधी वाङ्मय के प्रधान संपादक तथा दूरदर्शन व आकाशवाणी के समाचार संपादक रहे दिवंगत राजेंद्र धस्माना जी की स्मृति को समेट रहा हूँ। जब तक मैं धस्माना जी के बारे में बताना शुरू करूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोग चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोग वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। राजेंद्र धस्माना 1990 के दशक में यह नाम बहुत चर्चित था। तब 90 के दशक के शुरुआती दौर में समाचार देखने का एकमात्र चैनल दूरदर्शन ही था और तब आज की तरह के 24 घंटे शोर शराबा मचाने वाले खबरिया चैनलों की भरमार नहीं थी। आकाशवाणी ही समाचार सुनने का माध्यम था। राजेंद्र धस्माना इन दोनों समाचार माध्यमों के न्यूज एडिटर थे। सरकारी विभाग में आज और प्राइवेट न्यूज चैनलों में जो भी हैं, आज के संपादक की जैसा वह पद था। धस्माना जी को चूंकि हिंदी की तरह अंग्रेजी पर भी पूरी कमांड थी, इसलिए दूरदर्शन पर हिंदी व अंग्रेजी के समाचारों के बाद बुलेटिन समाप्त होते ही अंत में नाम आता था समाचार संपादक राजेंद्र धस्माना। उस दौर में टीवी पर यह देखकर सभी उत्तराखंडी गदगद हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। धस्माना जी की अहमियत इसी बात से मालूम हो जाती है कि जब हरिजन शब्द को लेकर बसपा देश भर में महात्मा गांधी को निशाने पर ले रही थी, तो तब के प्रमुख समाचार पत्रों में शामिल जनसत्ता के प्रधान संपादक प्रभाष जोशी ने गांधी जी की प्रासंगिकता को लेकर लेख लिखने के लिए राजेंद्र धस्माना जी से आग्रह किया था। गांधी जी ने अपने जीवन काल में जो कुछ किया, लिखा व कहा, उसे संग्रहित करने के लिए भारत सरकार ने एक परियोजना चलाई थी। वह था संपूर्ण गांधी वाङ्मय। उसके तहत 100 खंडों में यह संपूर्ण गांधी वाङ्मय प्रकाशित किया गया। इसके अतिरिक्त के जो अंतिम 10 खंड थे उसके प्रधान संपादक राजेंद्र धस्माना ही थे। वैसे इन 100 खंडों में से 77 खंडों के प्रकाशन से धस्माना जी किसी न किसी तरीके से जुड़े रहे। एक और बात जिसका मैं स्वयं साक्षी हूँ, संयुक्त उत्तर प्रदेश के समय उत्तराखंड का एक नेता जो कि विधायक था, फिर मंत्री बन गया, जब भी लखनऊ से दिल्ली आता था तो हर बार धस्माना जी से मिलने के लिए मुझसे अनुरोध करता था। तब मैं नया पत्रकारिता में आया था, जनसत्ता से पत्रकारिता सीख रहा था, पहाड़ से नया आया था, इसलिए पहाड़ीपन पूरा था। तब मुझे गलतफहमी थी कि विधायक, सांसद और मंत्री से मिलना बहुत बड़ी बात होती है। उस विधायक व फिर मंत्री बने नेता के आग्रह पर मैं उसे धस्माना जी से मिलवाता और धस्माना जी उसकी कोई बाइट लेकर उसका चेहरा दूरदर्शन पर दिखा देते थे। तब दूरदर्शन पर चेहरा दिखाना बहुत बड़ी बात थी। बाद में वह नेता उत्तराखंड का मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भी बना। इस तरह के बहुत से नेता थे जो धस्माना जी के आगे पीछे अपने एक चेहरा दिखाने के लिए घूमते रहते थे। यह अलग बात है कि दूरदर्शन से संपूर्ण गांधी वाङ्मय में जाते ही उस नेता ने भी धस्माना जी को याद नहीं किया, जैसा कि अक्सर पहाड़ के नेता करते हैं। उत्तराखंड में लगभग सभी प्रदेश सरकारों का यही हाल रहा है कि वहां कई फर्जी लोग तो उत्तराखंड आंदोलन के आंदोलनकारी घोषित कर दिए गए, परंतु धस्माना जी जैसे असंख्य लोगों को भुला दिया गया। जबकि धस्माना जी भारतीय सूचना सेवा के अफसर रहते हुए नौकरी में भी थे और उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सक्रिय तौर पर भाग लेते रहे। चलिए खैर छोड़िए, अब आगे बात करता हूँ। धस्माना जी को लेकर एक बार और कह देता हूँ कि उन्हें किताबों से बहुत लगाव था। उन्होंने अपने घर में एक लाइब्रेरी जैसी बना रखी थी और जब भी वो कहीं जाते तो अक्सर किताबें अवश्य ले लेते थे। कुछ किताबें तो अब मैं भी उनके यहाँ से अपने लिए लाया हूँ और उनकी किताबों के प्रति कितना मोह था कि यहाँ उनकी पत्नी श्रीमती बसंती धस्माना जी से सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं वे क्या कहती हैं।
धसमाना जी यहीं पर कुर्सी में बैठ के बाहर ट्रैफिक को देखते रहते थे और इधर उधर जो भी लोग आते जाते रहते थे उनको देखते रहते थे, बस सुबह से शाम तक उनको जी जी। उनका किताबों का प्यार। हाँ, किताबों से तो बहुत प्यार होता है। खाना न मिले पर किताबें खरीदते, जहाँ से कितनी किताबें में इतना मना करती, क्यों लाते हो, जो इतना सारा थोड़ी पढ़ते हो तुम? नहीं कि किसने कहा, मैंने सारी किताबें पढ़ रखी हैं, कहीं से भी पूछ लो, सब पढ़ रखा है मैंने। जब भी बाहर जाते थे तो एक न एक किताब जरूर उनके हाथ में होती थी, ढेरों किताबें। एक आदमी रहता था यहाँ पर, वो उसने जब देखा ये किताबें लेते हैं तो जगह जगह से किताबें ले आता था उनके लिए, बहुत सारी किताबें, इतनी किताबें इकट्ठा करी कि कुछ ही नहीं, वो सारी रखी। जब तुम इतना कि पढ़ते नहीं हो तो लेते क्यों हो? मैंने तो पढ़ी हुई है, क्या रामायण अलग, महाभारत अलग, कितनी सारी, क्या होता है वो, वेद पुराण सब रखे हुए हैं, रखे हुए हैं यहाँ पे, रखे हुए हैं यहाँ पर। महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी की सीरियल देखी है, संपूर्ण गांधी बाग में ऊपर रखे हुए 100 वॉल्यूम में। ठीक। उत्तराखंड में दसवाना गंगाड़ी ब्राह्मणों की एक प्रमुख जाति है। इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय हरदेव वीरदेव माधोदास उज्जैन से संवत 1723 में उत्तराखंड आए थे। दसमाना लोग गौड़ हैं, गढ़वाल के धसमण गांव में बसने थे। दसमाना या धसमाना कहलाए। इसी कुल में राजेंद्र दसमाना जी का जन्म हुआ। राजेंद्र दसमाना जी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के साथ ही संपूर्ण गांधी वाङ्मय के प्रधान संपादक भी रहे, जो कि अंग्रेजी में कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के नाम से प्रकाशित हुआ। संपूर्ण गांधी वाङ्मय के तहत गांधी जी ने जो कुछ किया, कहा और लिखा उसे संग्रहित किया गया है। यह संपूर्ण गांधी वाङ्मय 100 खंडों में है। इस वाङ्मय के हिंदी व अंग्रेजी के संस्करणों के अंतिम 100 खंडों के प्रधान संपादक राजेंद्र दसमाना जी थे। यह मैंने पहले भी कहा है। यह कह सकते हैं कि उनके प्रधान संपादक रहते हुए यह परियोजना पूरी हो पाई थी। वे लेखक भी थे, नाटककार भी थे, सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे, यायावर यानी घुमक्कड़ भी थे। सरकारी नौकरी में रहते हुए भी उत्तराखंड आंदोलन में भी सक्रिय रहे। वे दिल्ली के गढ़वाल भवन की संस्था गढ़वाल हितैषणी सभा और उत्तराखंड पत्रकार परिषद के अध्यक्ष भी रहे। 16 मई 2017 को दसमाना जी 81 साल की उम्र में अनंत यात्रा पर चले गए। दसमाना जी से मेरा परिचय दिल्ली आने के बाद ही हुआ। तब मैं भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता का डिप्लोमा कर रहा था। तब वे मोतीबाग में रहते थे। एक दिन शाम को मैं उनके घर चला गया। मन में दुविधा, झिझक और संकोच था कि जिस व्यक्ति का नाम मैं रोज टीवी पर देखता हूँ कैसे होंगे। मिलने पर पाया कि वे बहुत सहृदय थे, मिलनसार थे, विद्वान थे, गांधी और उत्तराखंड समेत लगभग हर विषय के ज्ञाता थे। उन्हें जो एक बार मिल जाता था, उन्हें हमेशा के लिए उससे जुड़ जाता था। मैं लंबे समय बाद पत्रकारिता में स्थापित हो जाने के बाद पत्रकारिता से जब MA और PhD कर रहा था, तो उसी समय मैंने दसमाना जी से उनके जीवन, कार्य क्षेत्र तथा विभिन्न मुद्दों पर लंबी बातचीत की थी। उसी बातचीत के आधार पर मुझे ये जो कुछ मैंने संकलित किया था मेरे पास है, उसको मैंने संक्षिप्त तौर पर यहाँ देने की कोशिश की है। मेरी योजना थी और है भी कि एक पुस्तक उन पे प्रकाशित की जाए। तो आइए दसमाना जी को राजेंद्र दसमाना जी के ही शब्दों से, जो उन्होंने मुझे 2011, 12 या 13 के आसपास मुझसे कहे थे, उन्हें उन पुस्तक से मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। और उनको जानते हैं और वास्तव में वो एक इंसाइक्लोपीडिया भी थे, चलता फिरता शब्दकोश। मैंने पूछा था कि अपने परिवार के बारे में बताइए। दसमाना जी ने कहा, मेरा जन्म 9 अप्रैल
1936 को बघेली गांव में हुआ था। हालांकि सरकारी कागजों में जन्म तिथि 10 जून 1937 है। जैसा कि पहले सभी के साथ होता था, बघेली गांव पौड़ी जिले के इकेश्वर ब्लॉक व पाटीसैंड क्षेत्र के पास है। यह गांव पट्टी उत्तरी माउदाटसू तहसील प्लानस्टोन के तहत आता है। मेरे दादाजी अमरानंद जी से वे प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। वे पहले कराची रहे, फिर अमृतसर, फिर पंजाब और फिर हापुड़ रहे। उन्होंने ज्योतिष की कई पुस्तकें भी लिखी थी। मेरे पिताजी चन्नी प्रसाद वैद्य थे। वे आर्य समाजी थे, अकेले भाई थे, इसलिए ज्योतिष का क्रम उनके साथ ही टूट गया। हमारा बड़ा परिवार था। हम कुल 8 भाई बहन थे, इनमें 5 भाई और 3 बहनें। मैं उनमें सबसे बड़ा था, इसलिए जिम्मेदारी भी मेरे हिस्से ज्यादा आई। यह पूछने पर कि बचपन कैसे बीता, दसवाना जी ने कहा कि मैं बहुत समृद्ध परिवार से था। बचपन में खाते पीते परिवार से था। 10-12 साल तक कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उसके बाद जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई कि भोजन तक के भी लाले पड़ गए। एक समय तो मुझे 10-12 दिन तक भोजन की भी नहीं मिल पाया। मैं एक धर्मशाला में रह रहा था, वहां मैं बीमार हो गया तो उन्होंने मेरी गंभीर हालत देखते हुए मुझे बाहर सड़क पर फेंक दिया था। उधर से गुजरते हुए नया जमाना के संपादक राधा कृष्ण कुकरेती जी ने मुझे पहचान लिया था। मेरी सांस चल रही थी और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया और इस तरह मेरी जान बच गई। अपनी शिक्षा को लेकर दसवाना जी ने बताया था कि 5वीं तक मैंने गांव में पढ़ाई की। उसके बाद हापुड़ आ गया था और हापुड़ में 6ठी से 12वीं तक पढ़ाई की। फिर मैंने BA और MA किया। पत्रकारिता में कैसा है, इसके जवाब में दसवाना जी ने बताया था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में मेरा प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में चयन हो गया था। मैंने दिसंबर 1960 में वहां ज्वाइन किया। 4 साल तक प्रशिक्षण कार्य किया और अंत में मुझे पत्रकारिता में भेजने की बजाय मुझे प्रूफ रीडिंग में डाल दिया। इसके विरोध में 1964 में मैं अदालत चले गया। वहां मैं केस जीत गया, लेकिन मैंने फिर हिंदुस्तान टाइम्स ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने यह भी बताया था कि महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी भी उनके साथी थे। हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक तहत मूल गांव कर थे। चूंकि पत्रकारिता में मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, इसलिए मुझे प्रूफ रीडिंग में डाल दिया था। प्रूफ रीडिंग के तहत छपने से पहले अखबार में लिखी खबरों को पढ़कर उनकी गलतियां ढूंढनी पड़ती। इसके बाद दसवाना जी ने आगे बताया कि हिंदुस्तान टाइम्स को अलविदा कहने के बाद हेमकुंड प्रेस में नौकरी की। वहां स्कूल की किताबें छपती थी। वहां मात्र 16 महीने रहा। मुझे नौकरी से हटा दिया गया क्योंकि वहां विवाद हो गया था। मैं फिर कोर्ट गया और केस जीत गया, परंतु मैंने वहां भी नौकरी ज्वाइन नहीं की। फिर नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल यानी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद में PRO बन गया। वहां मैं डेली वेज पर था। बहुत कम पैसा देते थे, इसलिए 5-6 माह ही रहा। फिर लगभग 1 साल तक छोटे मोटे काम करता रहा। लगभग बेरोजगार जैसे रहा। कर्ज लेकर परिवार चलाता रहा। अप्रैल 1966 में मैं संपूर्ण गांधी वाङ्मय में आ गया था। यह केंद्र सरकार के प्रकाशन डिवीजन का हिस्सा था। कुछ साल काम करने के बाद मैं मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन में PRO नियुक्त होकर रांची चला गया, परंतु मात्र 3 माह के भीतर ही इस्तीफा देकर वापस संपूर्ण गांधी वाङ्मय लौट आया। 1979 में मैं ऑल इंडिया रेडियो में आया और अंग्रेजी में न्यूज एडिटर रहा। आखिरी 1.5 साल हिंदी में रखा गया क्योंकि वहाँ हिंदी वाला कोई नहीं था। फिर 1987 में दूरदर्शन में न्यूज एडिटर बनकर आया। उसके बाद फिर 1993 में मैं संपूर्ण गांधी वाङ्मय में चला आया। संपूर्ण गांधी वाङ्मय के अंतिम 10 वॉल्यूम यानी खंड मेरे चीफ एडिटर रहते हुए प्रकाशित हुए, यानी मैंने ही उनका संपादन किया। इसके बाद संपूर्ण गांधी वाङ्मय परियोजना भी संपन्न हो गई थी। मैं 1995 में सरकारी सेवा से रिटायर हो गया। जीवन की उपलब्धियों को लेकर दसवाना जी ने कहा था कि उपलब्धियां तो कभी गिनी ही नहीं, यह देखा ही नहीं कि मेरी उपलब्धियां क्या हैं। बस काम करता रहा, नदी की तरह बह रहा हूँ। समुद्र में मिलकर जाना है, वहाँ खड़ा ही होना है। नदी की तरह जीवन जिया। नदी की क्या उपलब्धि हो सकती है, बस वह तो बह रही है। दिल्ली में कब आए वो दिल्ली के उत्तराखंडी समाज को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर दसवाना जी ने कहा था कि रोजगार के लिए मैं दिल्ली में 1960 में आया। हालांकि 1947 में पहली बार दिल्ली आया था। उत्तराखंडी समाज को लेकर दसवाना जी ने कहा था कि गढ़वाल में कमिश्नर रहे अंग्रेज अफसर P. मैसन ने उत्तराखंडी विशेष तौर पर गढ़वालियों के लिए 3 गुण बताए थे। वे परिश्रमी हैं, ईमानदार हैं और विश्वसनीय हैं।
किंतु मेरा विचार है कि ये सभी गुण होने के बावजूद इनमें एकता नहीं है। जो कोई अच्छा काम करता है उसकी टांग खिंचाई करते हैं। इनकी एक विशेष प्रवृत्ति यह है कि अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा मानते हैं। अपनों से में से किसी का नेतृत्व करना इनको स्वीकार नहीं है। यह बड़ा अवगुण है। टांग खिंचाई करने में वाले ज्यादा हैं। यदि इनमें से एकता होती तो आज दिल्ली में इनके कई विधायक होते। गरीब रहने तक एक दूसरे पर निर्भर रहने वाला समाज है, लेकिन जैसे ही इस समाज में समृद्धि आने लगती है, इसके बाद एकता खत्म होती चली जाती है। यह प्रक्रिया सतत जारी है। जेरासना मांदर नाम से आप ही लिखते थे ना। इस पर धस्माना जी ने कहा कि यह मेरा ही नाम था। राजेंद्र धस्माना को आगे पीछे करके यह नाम किया गया था। दरअसल किसी व्यक्ति को मेरे ज्यादा लेख चाहिए थे। हर लेख पर एक ही नाम होता तो वह ठीक नहीं हो लगता। पहले तो मैंने कुछ दिन बसंत राजे के नाम से भी लिखा। इस नाम में मेरी पत्नी बसंती और राजेंद्र को जोड़ा गया था, किंतु किसी ने कहा कि राजे नाम होने से महिला का नाम लगता है, इसलिए अल फिरदौसी व जेरासना मांदर नाम से लिखता रहा। आपके मित्रों में हर उम्र के लोग शामिल हैं। इस पर आप धस्माना जी ने कहा था कि दोस्ती अपने से कम उम्र के लोगों से करनी चाहिए। युवाओं में नई बात को स्वीकार करने की क्षमता होती है, जबकि बुजुर्ग लोग जड़ हो जाते हैं। बूढ़े आदमी बेतुके व अर्थहीन तर्क देते हैं। वह परिवर्तन को ज्यादा स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। वह सोचते हैं कि वह जो सोचते हैं वही श्रेष्ठ है, बाकी सब अंधकार ही अंधकार है। इसलिए आज जो जनरेशन गैप हुआ इसलिए ही है कि बुजुर्ग लोग जवानों से मिलते नहीं है। मैं बूढ़ा नहीं हूँ, किंतु कोई बूढ़ा कहे तो बुरा लगता है। आपने कभी प्रेम किया? इस पर धस्माना जी ने बेबाकी से कहा था कि हाँ, मैंने खूब प्रेम किया, लेकिन प्रचारित नहीं किया। जब प्रेम असफल हो जाता है तो प्रसारित भी हो जाता है। अपने संपादन, नाटक और लेखन के बारे में बताइए। इस पर धस्माना जी ने कहा था कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के अलावा मैं संपूर्ण गांधी वाङ्मय के 100 खंडों में से 77 खंडों से जुड़ा रहा हूँ। इसके अंतिम 10 खंड तो मेरे प्रधान संपादक रहते हुए प्रकाशित है। इसके अलावा कई लेख उत्तराखंड व गांधी पर भी लिखे। नौकरी के साथ ही मैं स्वतंत्र पत्रकारिता भी करता रहा। परिवला नाम से मेरा कविता संग्रह है। कई नाटक भी लिखे व उनको कम मंचन भी कराया। मैंने 1975 में गढ़वाली नाटक जंक जोड़ लिखा। इसी तरह अर्धग्रामेश्वर भी लिखा। भवानी दत्त थपलियाल के नाटक प्रहलाद को गढ़वाली में लिखा। कन्हैयालाल डंडरियाल के नाटक कंसबद्ध को मैंने जनता सरकार के समय कंसानुक्रम में बदला। महेश एलकुलचवार के कोंकणी नाटक को गढ़वाली में पैसा न धल्या गुमान सिंह रौतल्या में रूपांतरित किया। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जय भारत जय उत्तराखंड नाटक लिखा व मंचन कराया। इन सभी के कई शो हुए। मैंने सबसे ज्यादा मेहनत माधव सिंह भंडारी नाटक लिखने पर की थी, परंतु उसका एक भी मंचन नहीं हो पाया क्योंकि वह संस्था बंद हो गई थी जिसको इसका मंचन करना था। विभिन्न संस्थाओं के लिए कई स्मारिकाएं भी निकाली। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान मैं नौकरी में था। इसके बावजूद मैंने मुजफ्फरनगर कांड के पीड़ितों के बयान भी दर्ज कराए थे। बाद में उन बयानों का हलफनामा कोर्ट में दिया गया। कुछ दिनों एक पार्टी में भी रहा, लेकिन वह फिर मैंने छोड़ दी। संपूर्ण गांधी वाङ्मय के प्रधान संपादक होने के नाते गांधी जी को लेकर कोई एक महत्वपूर्ण बात बताई। इस पर धस्माना जी ने कहा था कि गांधी जी को लेकर एक बात गलत फैलाई गई। वह यह है कि गांधी ने कहा था कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी दे दो। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था। यह गलत प्रचारित किया गया। संपूर्ण गांधी वाङ्मय को देखिए, गांधी ने कहीं भी ऐसा कभी नहीं कहा। गांधी जी को लेकर जनसत्ता के प्रधान संपादक प्रभाष जोशी ने एक लेख मुझसे लिखवाया था। वह लेख था प्रासंगिक है गांधी। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी उनसे बात हुई थी। मैंने उनको पूछा था कि पुनर्जन्म को लेकर उनका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा था कि पुनर्जन्म मेरा विश्वास नहीं है, मेरे हिसाब से यह हो नहीं सकता है। आत्मा एक व्यक्ति है। मेरा मानना है कि जब आत्मा शरीर से चली गई तो पता नहीं कहाँ गई, दोबारा नहीं हो सकती। एक वृक्ष का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। फल का बीज हो सकता है, मनुष्य का बीज उसकी संतान होती है। यदि पुनर्जन्म हो तो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो सकती है। अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर उनको पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षा कभी नहीं रही, किसी एक के पीछे नहीं रहा। जो काम मिलता रहा बस उसे करता रहा। मैं करियर के बारे में स्पष्ट नहीं था, काम के प्रति भी नहीं था।
मंत्रियों नेताओं से नहीं मिलता था। यदि वो ऐसा होता तो कभी का बहुत कुछ झपट लेता। इन चीज़ों की इच्छा नहीं होती। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं नदी की तरह बस जीवन जीता रहा हूँ। पहले महत्वाकांक्षा नहीं थी। लोगों के बीच जितना ज़्यादा काम करोगे उससे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। सिर्फ स्वार्थ के लिए काम करोगे तो लोग कट जाएंगे। समाज के लिए काम करोगे तो वह झलकता है। मेरा प्रयास रहा है कि लोगों के बीच रहूं। मैं गढ़वाल में और कुमाऊं दोनों में बराबर घुमा हूं, पहाड़ में बहुत घुमा। अपने संघर्ष को लेकर धस्माना जी ने कहा था कि मैंने संघर्ष किया नहीं। भारत में संघर्ष करना पड़ता है। भारत की परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि उनके कारण लोगों को बिन चाहे संघर्ष करना पड़ता है। गरीब लोगों के अस्तित्व की इतनी ही लड़ाई है। लोकतंत्र में यह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह गरीबों को कपड़ा दे, नौकरी दे। यहाँ संघर्ष गरीब आदमी का होता है। वैसे संघर्ष कोई चीज़ नहीं होती है। अपनी रोजी रोटी, पढ़ाई का खर्च निकालना संघर्ष मान लिया जाता है। जब साधन नहीं होते हैं तो वही संघर्ष है। आप किससे प्रभावित रहे, इस पर धस्माना जी का कहना था कि मैं किसी को अपना प्रेरणा स्रोत नहीं मानता। किसी से प्रभावित होने वाला व्यक्ति भी सीमित हो जाता है। वह स्वतंत्र काम नहीं कर सकता। प्रेरणा शब्द का प्रयोग कभी ज़्यादा करते हैं। कविता लिखने में यह सब चलता है। परिवार से भी प्रेरणा की बात नहीं हो सकती। परिवार में प्रेरणा नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी से काम होता है। आप ईश्वर को मानते हैं, इस पर धस्माना जी ने कहा कि जब सवालों के जवाब नहीं मिलते तो ईश्वर का नाम दे दिया जाता है। उन्हें ईश्वर के नाम पे सौंप दिया जाता है। सबसे बड़ा ईश्वर तो मनुष्य ही है। आपने क्या खोया, इसके जवाब में धस्माना जी ने कहा था कि मैंने सिर्फ नींद व समय खोया। ज़्यादातर समय बड़े परिवार के लालन पोषण में खोया। परिवार में 18-19 लोग थे। 20-25 साल तक यह स्थिति रही। वह भी राजधानी दिल्ली में। सबके पालन पोषण में लग गया। नींद और समय खोई। परिवार से कुछ छिपाया। धस्माना जी ने कहा कि मैंने खुद को कोई चीज़ नहीं कभी छुपाई। मेरे बारे में सभी कुछ बच्चों को भी पता है। मैंने पैसा, चिट्ठी, मन की बात आदि कुछ नहीं छुपाया। भूल कर रह जाए, याद न रहे तो यह अलग बात है। जानबूझकर कभी कुछ नहीं छिपाया। आपने कभी प्रेम किया, इस पर धस्माना जी ने विवेकी से कहा था कि हाँ, मैंने खूब प्रेम किया लेकिन प्रचारित नहीं किया। जब प्रेम असफल होता है तो प्रसारित भी हो जाता है। अंत में उनसे मैंने कहा था कि आपके जीवन में आपकी पत्नी की क्या भूमिका रही। इस पर धस्माना जी ने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण रही। जितना मैंने कष्ट था उतने भी सहा, उस पर ज़्यादा बोझ रहा। और भी उनके बहुत से सवाल थे जो यहाँ मैं नहीं दे पा रहा हूँ। उनको कोशिश रहेगी कि जब इसकी और कोई पुस्तक आएगी तो उसमें उनको विस्तार से दूंगा। यह एक संक्षिप्त रूप था उनका। तो यह था राजेंद्र धस्माना जी के जीवन पर लघु कहानी, या उनको मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ ओला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इस चैनल में है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।